So in last class we had discussed about two types of forces जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मूव करेगा तो उसके ऊपर एक्ट करती है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल। नाउ सेंट्रीपिटल क्या होता है? ये टुवर्ड्स सेंटर जाता है और ये अवे फ्रॉम सेंटर जाता है, ठीक है। तो सेंटर की तरफ अगर एक्ट कर रहा है, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कल, ये सेंटर हो गया और ये ऐसे मूव कर रहा है इसके आजू बाजू, ठीक है। तो इट गोज लाइक दिस। तो अगर मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हूं तो एक फोर्स होगी जो उसको कंटिन्यूअसली अंदर की तरफ पुल करेगी, वो होगा हमारा सेंट्रीपिटल, और एक फोर्स होगी जो उसको कंटिन्यूअसली बाहर ले जाने की कोशिश करेगी, वो होगा सेंट्रीफ्यूगल। और क्योंकि ये दोनों बैलेंस में होता है इसके लिए ये क्या होगा, जगह पे रहेगा, ना तो निकल के बाहर जाएगा ना अंदर गिरेगा। हमने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया था प्रीवियस क्लास में, वो देखा था। नाउ इसका जो वैल्यू होता है एफ, उसको फोर्स जो डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये इसका फॉर्मूला होता है कि कितना होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। एम मतलब क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्ट का मास, ओमेगा हमने क्या किया था, एंगुलर स्पीड, और आर क्या है हमारा, रेडियस। तो ये फॉर्मूला होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। नाउ देयर इज अ स्मॉल डेरिवेशन, व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। नाउ इफ यू कंसीडर अ सर्कुलर ट्रैक, ऐसा है कि मान लो कि तुम्हारा एक कर्व ट्रैक है, रोड हो गया ऐसा, तो इसके ऊपर तुम्हारा व्हीकल जो है मूव कर रहा है, सो इट इज लाइक अ सर्कल। अब सर्कल जो है टिल्टेड नहीं है, मतलब एक साइड से थोड़ा ऊपर उठा हुआ भी होता है, वो तुमको अभी नहीं, वो बाद में आएगा, उसका एंगल ऑफ बैंकिंग एंड बैंक रोड बोलते हैं। हाल फिलहाल के लिए हम सरफेस स्मूथ ही रख रहे हैं, उठा हुआ नहीं, एक साइड से फ्लैट सरफेस है, हॉरिजॉन्टल है, और ऐसे कर्व में तुम्हारी गाड़ी उसके ऊपर से आ रही है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि वो सर्कुलर है, और हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है, फ्लैट है। वर्टिकल होगा तो क्या होगा, स्टैंडिंग हो जाएगा, और टिल्टेड होगा तो बैंक्ड होता है, ऐसा बोलते हैं। तो फ्लैट है और ऐसे कर्व के हिसाब से तुम्हारा गाड़ी घूम के ऊपर उससे आ रहा है। सो इफ यू कंसिडर दिस इज अ सेंटर, क्योंकि सर्कल पे घूम रहा था ना तुम्हारा गाड़ी, इट इज गोइंग लाइक दिस ऑन अ सर्कल, तो घूमेगा तो कहीं तो उस सर्कल का सेंटर होगा, सी हो गया। ये तुम्हारी कार उस डायरेक्शन से इस तरफ आ रही है, सर्कल में घूम रही है, ठीक है। तो दिस इज कमिंग टुवर्ड्स यू अराउंड दी सर्कल। नाउ आर जो है रेडियस हो गया। अब तुम्हारा जो कार है उसको मैं एक सिर्फ पार्टिकल या फिर एक ऑब्जेक्ट मानूंगा। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास कि कोई भी चीज जब हम स्टडी करते हैं उसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट या पार्टिकल मानते हैं, उसके बाकी अलग अलग चीजों का हम कंसिडर नहीं करते कि पार्ट ऐसा है, इसका ये है वो है, सिर्फ एक ही चीज मानते हैं उसको। नाउ इन दिस केस जो मेरा व्हीकल है, मेरे व्हीकल के ऊपर बेसिकली तीन फोर्सेस एक्ट करेंगे, ठीक है। एक तो इस व्हीकल के ऊपर ग्रेविटी एक्ट करेगी, ठीक है। इसका जो वजन है वो क्या, ग्रेविटी की वजह से वजन नीचे की तरफ एक्ट करेगा, वजन का फोर्स होगा ना, तो वेट का जो आएगा mg, ग्रेविटी की वजह से वेट उसका नीचे की तरफ आएगा। अब आइडियली स्पीकिंग वेट जब लगता है किसी चीज को तो वो तो नीचे चिपक जानी चाहिए, व्हीकल चिपक थोड़ी है, स्टैंडिंग है ना अपनी पोजीशन पे। तो मतलब इसको ग्रेविटी को इस पॉइंट तक रखने के लिए कि ये ग्राउंड को ना टच हो जाए, थोड़ा तो ऊपर है ना ग्राउंड से, तो इसको कोई बैलेंस कर रहा है, तो वो है हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। ये हर ऑब्जेक्ट में एक्ट करता है। जब तुम किसी भी ग्राउंड को सरफेस पे चल रहे होते हो या फिर होते एग्जिस्ट कर रहे होते हो, यू और एनी ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड के ऊपर एग्जिस्ट भी कर रहा है तो वो और ग्राउंड के अंदर क्यों नहीं जा रहा है, बिकॉज उसकी बॉडी या वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड को पुश कर रहा है। जैसे ग्राउंड तुमको अपनी तरफ खींच रहा है, तुम भी ग्राउंड को पुश करके ऊपर आने की कोशिश कर रहे हो, और उस फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। दिस इज देयर फॉर एवरी ऑब्जेक्ट, ग्राउंड को हमेशा परपेंडिकुलर होता है वो। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ फ्रिक्शन हियर, ठीक है। टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन होगा। अब ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है, फ्रिक्शन ही है जिसकी वजह से सर्कल में घूमते घूमते तुम्हारी गाड़ी बाहर नहीं चली जा रही, अदरवाइज योर कार इज कमिंग लाइक दिस ना, घूमते घूमते इस तरफ से आ रही है। तो अगर ऐसे आएगी, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, तुम्हारी कार सीधे चली जानी चाहिए। ये हमने एक्सपेरिमेंट में किया था। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाओगे तो जिस पॉइंट पे उसको छोड़ेंगे आगे चला जाएगा। तो मैं क्या कंटिन्यूसली कोई फोर्स तो दे नहीं रहा उसको, गाड़ी को मैं आगे मूव करने के लिए फोर्स दे रहा हूं ना, उसको टर्न करने के लिए स्टेयरिंग व्हील है, स्टेयरिंग व्हील से टर्न कर रहा हूं, लेकिन स्टेयरिंग व्हील सिर्फ टायर को लेफ्ट या राइट कर सकता है, गाड़ी को लेफ्ट राइट कर सकता है, वो उसको बाहर जाने से नहीं बचा सकता सर्कल से, isn't it? तो कौन बचाएगा, वो स्लिप हो जाता है ना। इफ यू सीन कभी ऑयली ग्रीसी या फिर ऐसा सरफेस होता है बारिश में, इन सब में तो फ्रिक्शन कम हो जाता है तो गाड़ी स्लिप हो जाती है, isn't it? तो हाल फिलहाल यहाँ पे कौन रोक रहा है तुम्हारी गाड़ी को स्लिप होने से फिर स्किड होने से, फ्रिक्शन। किसके बीच में फ्रिक्शन है, टायर और तुम्हारे रोड के बीच में।
तो मतलब इसमें फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, उसको एफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन उसके ऊपर एक्ट कर रहा है जो उसको अंदर की तरफ मेंटेन करके रखा है, ठीक है। क्योंकि सर्कल में घूमते टाइम पे अगर तुम्हारी गाड़ी बाहर नहीं जा रही और अंदर नहीं आ रही, अपनी जगह पे बैलेंस है, मतलब उसके ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। सर्कल में तभी कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम सकता है ना कंटिन्यूअसली, तो अंदर की तरफ कुछ तो खींचेगा उसको, वो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, जो उसको अंदर की तरफ मेंटेन करके रख रहा है, बाहर जाने नहीं दे रहा है, ठीक है। अब गाड़ी तो जाना चाहती है बाहर, isn't it? अब यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रही है एन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और mg, ये एक दूसरे के अपोजिट है, isn't it? वेट जो है उसका कहां पे आ रहा है, डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहां जा रहा है, अपवर्ड्स। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, n इक्वल टू m इंटू जी, ठीक है। क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या होगा, या तो गाड़ी नीचे क्रश हो जाएगी या फिर गाड़ी हवा में उड़ने लग जाएगी। बट गाड़ी ना तो क्रश हो रही है ना हवा में उड़ रही है, मतलब क्या, बैलेंस है, मतलब दोनों इक्वल है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इसको अंदर ला रहा है, तो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, और जो बाहर है वो क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो बैलेंस में है ना। तो मतलब मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू आएगा वो आएगा m ओमेगा स्क्वायर r। ये फॉर्मूला हमने लिखा हुआ था, यू कैन सी इन योर बुक। अभी हमने जो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का किया था उसमें फॉर्मूला लिखा हुआ था। तो मतलब इसका जो ये फोर्स अंदर इसको खींच रहा है वो उसको बैलेंस कौन कर रहा है, बाहर जाने वाला फोर्स, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब वो दोनों भी आपस में इक्वल होने चाहिए। नाउ इफ आई डिवाइड दीज टू, इक्वेशन 1 and this upon n is equal to m omega square r upon m into g। m क्या है, मास, that gets cancel, ऊपर n नीचे, ठीक है। ओमेगा का फॉर्मूला हम लोगों ने किया था, ओमेगा का नहीं किया था हमने, v का किया था। तो हमने बोला था सर्कल और जो नॉर्मल मोशन होता है इसको कनेक्ट करने के लिए v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है, isn't it? तो अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाऊं तो v अपॉन आर इज ओमेगा का वैल्यू, तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा एफ एस अपॉन एन इज इक्वल टू v अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर अपॉन जी। दिस विल बिकम v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सो दिस इज एफ एस अपॉन एन इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन जी। तो एक आर कट हो जाएगा, दिस बिकम्स एफ एस अपॉन एन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी। क्या होगा, यहाँ पे एक आर कट हो जाएगा, न्यूमरेटर में अपॉन में मतलब नीचे आके मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो you'll get एफ एस अपॉन एन इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। यू कैन राइट दिस फॉर्मूला हियर। ये कहां से आया, सिंस v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, उसमें से हमने ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं v का वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो इन सबको उधर ले जा सकता हूं। तो एफ एस अपॉन एन इंटू आर जी इक्वल टू वी स्क्वायर का वैल्यू होगा, आई एम टेकिंग दिस ओवर हियर। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एस आर जी अपॉन एन, ये मेरा वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन का ना लास्ट ईयर 11th में हमने स्टैटिक फ्रिक्शन का किया था, दो टाइप के फ्रिक्शन किए थे, स्टैटिक एंड काइनेटिक मोशंस में। सो इन दिस केस एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू जो आता है वो आता है म्यू एस इंटू एन, ठीक है। मतलब एफ एस का वैल्यू आता है म्यू एस इंटू एन। तो मैं ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, सॉरी 3, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड से हमें पता है एफ एस का वैल्यू आता है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो आई विल जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू एस एन आर जी अपॉन कैपिटल एन, सो एन एन गेट्स कैंसिल। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस आर जी, दिस गोज अंडर रूट वी इज इक्वल टू म्यू एस आर जी, ठीक है। नाउ इन दिस केस म्यू एस का जो वैल्यू है सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग आता है डिपेंडिंग ऑन क्या सरफेस है, ठीक है। म्यू एस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट, मींस अगर मैं टायर कौन सा यूज कर रहा हूं, ठीक है। टायर का अलग अलग टाइप होता है, कौन से मटेरियल का बना हुआ है, और रोड का अलग अलग टाइप होता है, कंक्रीट के रोड होते हैं, डांबर के रोड होते हैं, ठीक है। तो म्यू एस का जो वैल्यू है डिपेंड करेगा किस पे,
तुम्हारा टायर कैसे मटेरियल से बना हुआ है और तुम्हारा जो रोड है वो, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन का क्या कोएफिशिएंट आता है। ठीक है, टायर के हिसाब से और रोड के हिसाब से वो बदलता जाएगा। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस इंटू आर इंटू जी। आर क्या है? रेडियस, और जी क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटी तो थ्रू आउट रोड पे सेम ही रहेगा। म्यू एस बदलेगा किसकी वजह से? या तो टायर बदलोगे या तो रोड बदलोगे। अब हर रोड पे तुम सेम स्पीड से घूम के जा सकते हो क्या? कर्व अलग अलग होता है, तो किसी रोड पे स्पीड ज्यादा रखना पड़ता है, किसी पे कम रखना पड़ता है। तो वो डिसाइड कैसे होता है? वो डिसाइड होता है एक तो तुम्हारा म्यू एस की वैल्यू से। तो यूजुअली गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड तरीका सेट किया होता है, ये टाइप के टायर यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, कौन सा मटेरियल रबर का टायर के लिए यूज कर सकते हैं, पॉलीमर्स यूज कर सकते हैं। तो म्यू एस का वैल्यू उसके हिसाब से, और गवर्नमेंट जो रोड बनाती है, मोस्ट ऑफ द रोड क्या होता है? डांबर का बनता है, फिर कंक्रीट का बनता है। तो गवर्नमेंट उसके हिसाब से देख लेते हैं, अच्छा इतना इतना लिमिट है इसका। और फिर बाद में क्या? रेडियस। तुम कर्व में कितना नजदीक हो या कितना दूर हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो तुम्हारा स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट आर को या फिर अंडर रूट म्यू एस को। जी तो खैर तुम्हारा कांस्टेंट ही वो फिक्स ही रहेगा। फाइन। तो ये क्या है? तुम्हारा मैक्सिमम स्पीड कितना जा सकता है एक सर्कुलर रोड पे, हॉरिजॉन्टल रोड पे, टिल्टेड नहीं है तो हॉरिजॉन्टल फ्लैट रोड के ऊपर कितना स्पीड से मैक्सिमम तुम कर्व पे जा सकते हो, अगर वो फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी। क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक, व्हीकल अलोंग अ वर्टिकल सिलेंड्रिकल ट्रैक, या फिर जिसको वॉल ऑफ डेथ या फिर मौत का कुआं जो बोलते हैं। नाउ इन दिस केस जस्ट लेट अस अज्यूम कि एक सिलेंड्रिकल ट्रैक है जिसके अंदर वो गाड़ी जो है, वो बाइक जो है वो लोग घुमाते हैं। नाउ द व्हीकल मूव्स इनसाइड दिस एंड वो इस दीवारों पे घूमता है इसके, एंड इट गोज इन सर्कुलर मैनर लाइक दिस। दिस लॉजिक डजंट हैव टू बी कि वो सिर्फ व्हीकल के लिए, ये कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए। लाइक अभी हमने एक्सपेरिमेंट में देखा, हमने एक बॉल रखी, उसको गोल घुमाया बकेट के अंदर, तो वो भी काम कर रहा था। तो बकेट एक्ट्स एज अ वर्टिकल सिलेंडर, जो मौत का कुआं तुम बोलते हो वैसा, एंड उसके अंदर जो बॉल है हमारा, दैट एक्ट्स लाइक अ व्हीकल या कार या बाइक जो भी यूज कर रहे हैं। नाउ इन दिस केस हो क्या रहा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर में घूम रहा है। ठीक है, नाउ ऑब्वियसली ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरना चाहिए, बट ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर नहीं रहा है। तो क्या ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करेगी क्यूब के अंदर? ग्रेविटी तो एग्जिस्ट कर रही है ना, इट एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट ऑन दिस प्लैनेट। तो वो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस कोई तो रोक दे रहा है। ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस क्या है कि उसको नीचे आ जाना चाहिए, बट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से ज्यादा कुछ और इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको। अगर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होता तो वो नीचे आ जाता। ग्रेविटी के अलावा कुछ और भी है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को। सो इन दिस केस, जो अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं मानता हूं, द व्हीकल या फिर जो बॉल हमने एक्सपेरिमेंट में देखा वो, तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेंगे? सबसे पहले तो इसका वेट, बिकॉज वेट हमेशा डाउनवर्ड ही होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तुम ऑब्जेक्ट को यहां रखो तो भी वेट नीचे की तरफ ही आएगा, तुम उसको सर्कुलर घुमाते रहो तो भी वेट नीचे की तरफ ही आने की कोशिश करेगा। दूसरा जो चीज है, वेट नीचे आने नहीं दे रहा है उसको। और दूसरी बात, सर्कल में जो कोई चीज घूमती है, सर्कल में कोई चीज घूम पाती है क्योंकि उसके ऊपर दो फोर्स इक्वली काम कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल एज वेल एज सेंट्रीफ्यूगल। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा? इसको अंदर लाने की कोशिश करेगा। सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा? बाहर ले जाने की कोशिश करेगा। अब बाहर तो जा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि दीवार है, दीवार की लिमिट है, उस लिमिट से बाहर नहीं जा सकता। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का तो काम हो जा रहा है, बट अंदर भी तो नहीं गिर रहा है ना। अंदर ना गिर रहा है, बाहर जा नहीं सकता, अंदर गिर नहीं रहा है, बट अंदर की तरफ फोर्स तो एक्ट कर रही है ना, तभी तो सर्कल में घूमते जा रहा है। तो अंदर की तरफ जो फोर्स इस बार एक्ट करेगी वो होगी हमारी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल मतलब क्या था? जो ऑब्जेक्ट तुम्हारा घूम रहा है उसको परपेंडिकुलर होता है, इजंट इट? तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा पहले ऐसे था, अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऐसे है, तो उसको परपेंडिकुलर जो है नॉर्मल फोर्स इस तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, और दूसरा, वेट जो है नीचे नहीं आ रहा है, मतलब कोई तो चीज है जो उसको नीचे आने से रोक रही है। तीन टाइप के फोर्स हमने पहले वाले पार्ट में भी देखे थे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स था, वेट था, और तीसरा क्या था? फ्रिक्शन। तो इस केस में जो मेरा फ्रिक्शन है वो मेरे वेट को बैलेंस करेगा। फ्रिक्शन किसके बीच में? मेरे टायर्स और जो वॉल है जिनके ऊपर वो घूम रहा है व्हीकल, उनके बीच में। नाउ इन दिस केस तीन फोर्स जो एक्ट करेंगे कौन से होंगे? वेट, जो कि करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अंदर की तरफ जो क्या करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, और सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर जा नहीं सकता क्योंकि वॉल है, तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का काम बैलेंस कर रहा है। कैसे? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो काम कर रहा है। अब व्हीकल नीचे भी तो नहीं गिर रहा है,
सेंट्रीपिटल फोर्स का काम है उसको गोल गोल घुमाना, नीचे गिरने से रोकना नहीं है। तो कोई तो है जो वेट को बैलेंस कर रहा है, तो वेट को बैलेंस करने के लिए बचा क्या फिर? फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहां पे आएगा? टायर और जो वॉल है जिसके ऊपर वो घूम रहा है उनके बीच में। अब यहाँ पे Fs का जो वैल्यू आएगा वो आएगा m इंटू जी, क्योंकि वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। कंटिन्यूसली घूम रहा था ना उसके अंदर, बॉल भी जो हमने देखा गिर नहीं रहा था, कंटिन्यूसली जो घूम रहा था उसके अंदर। नाउ इन दिस केस जब हमने किया तो हमने थोड़ा सा उसको हाथ से पावर दिया। गाड़ी के केस में क्या होगा, व्हीकल के केस में क्या होगा, तुम इंजन ऑन करोगे और इंजन से वो पावर मिलता रहेगा उसको। तो Fs इक्वल टू mg, इक्वेशन 1। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सर्कल के सेंटर की तरफ वाली चीज को बैलेंस कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका फॉर्मूला क्या होता है? m ओमेगा स्क्वायर r। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वैल्यू आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, फाइन। बट वी नो दैट v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r होता है, isn't it? तो आई टेक r डाउनवर्ड्स, तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा v अपॉन r। r उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू आ गया v अपॉन r। आई से पुट इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 में जब उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आई गेट n इज इक्वल टू m, ओमेगा का वैल्यू कितना है हमारा? v अपॉन r, तो आ जाएगा v अपॉन r का होल स्क्वायर इंटू, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। सो n इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू r, ठीक है। So r and r कट हो जाएगा, so we'll get n is equal to m v square upon r। ये हो गया हमारा n का वैल्यू। I'll take that as equation 3। बट मुझे ये भी पता है, हमने प्रीवियस इसमें किया हुआ है डेरिवेशंस में, कि fs का जो वैल्यू है मैक्सिमम अगर मैं लेता हूं तो वो आता है इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। मीन्स fs का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो इक्वल होता है म्यू एस इंटू एन को। तो अगर मैं मैक्सिमम ना लूं, रैंडम कोई वैल्यू लूं, तो रैंडम किसी भी वैल्यू के लिए fs या तो म्यू एस इंटू एन को इक्वल आएगा या उससे लेस आएगा। सो fs का वैल्यू हो जाएगा लेस देन या फिर इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। रीजन क्या आएगा? सिंस fs मैक्सिमम हो सकता है म्यू एस इंटू एन। सो कोई भी रैंडम fs का वैल्यू लेंगे तो वो इससे लेस या फिर इक्वल ही आएगा। बट n का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी अभी इक्वेशन 3 में आ चुका है। सो दिस इज fs less than equal to, so fs is less than equal to mu s into n का वैल्यू आया m v square upon r। ये कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। नाउ हमें फाइंड करना है स्पीड का वैल्यू, मतलब v, तो बाकी सबको उस तरफ ले जाते हैं। तो आ जाएगा fs into r upon mu s m is less than equal to v square। बट fs का खुद का वैल्यू हमें कितना आया? m इंटू जी, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो m इंटू जी r अपॉन म्यू एस m इज लेस देन इक्वल टू v स्क्वायर। कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो m एंड m कट हो जाएगा, सो विल गेट r g अपॉन म्यू एस इज लेस देन इक्वल टू v स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स विल गेट अंडर रूट rg upon mu s is less than equal to v। Now v का जो वैल्यू है वो वैल्यू से ये लेस या फिर इक्वल आएगा। मतलब जैसे यहाँ पे हमने देखा कि fs मैक्सिमम आ रहा था तो इससे लेस देन इक्वल हो गया। अब यहाँ पे v से लेस देन ये है, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ v मिनिमम का जो वैल्यू आएगा वो आएगा इक्वल टू rg अपॉन mu s। और ये होता है हमारा फॉर्मूला मिनिमम स्पीड का जब हम सिलेंड्रिकल वर्टिकल सिलेंडर्स में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ आई वांट यू टू नोटिस हियर कि यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर कहीं भी m का वैल्यू नहीं आ रहा है। मींस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। वजन पे डिपेंड नहीं करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता कि हमें मिनिमम स्पीड कितनी रखनी चाहिए। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास।